नमस्कारम सद्गुरु। आपने कहा था कि हम कितने मजबूर हैं और हमारे कर्मों के अनुसार हम परिस्थितियां आकर्षित करते हैं। जीवन वैसे ही ढलता है। लेकिन एक आत्मज्ञानी जिसके कोई कर्म नहीं है, उसके जीवन की स्थितियां कैसे तय होती हैं या उसका जीवन कैसे चलता है? हमने आपको कई चुनौतीपूर्ण हालातों से गुजरते देखा है। इसकी प्रक्रिया क्या है? सवाल आपके बारे में होना चाहिए। तो जिसने भी आपसे कहा कि आत्मज्ञानी के कर्म नहीं होते, एक आत्मज्ञानी के पास बहुत कर्म होते हैं, दूसरों की तुलना में कहीं ज्यादा। हां, क्योंकि कर्म के बिना अगर आप ऊर्जा के एक खास स्तर पर हैं, तो कर्म के निश्चित भार के बिना आप नहीं टिक सकते। इसीलिए 90% मामलों में आत्मज्ञान और शरीर छोड़ना एक साथ होता है। क्योंकि अगर आप होशपूर्वक खुद को भारी कर्मों से स्थिर नहीं करते, तो आप शरीर में नहीं टिक सकते। पहली बात यह समझिए कि कर्म कोई नकारात्मक कचरा नहीं है। सिर्फ कर्म की वजह से ही आप आज अभी ऐसे हैं। जब हम कहते हैं कर्म, तो हम यादों की उन परतों की बात कर रहे हैं जो आपको बनाती हैं। इसमें एक क्रमिक विकास की स्मृति है जो आपको इंसान बनाती है। मान लीजिए आपका शरीर क्रमिक विकास की याद खो दे, तो शायद आप रेंगने लगें, क्योंकि आप इंसान हैं, ज्ञान से नहीं। by a huge amount of आपके शरीर की हर कोशिका में भरी विकास की स्मृति आपको इंसान बनाती है। आपने देखा होगा, जब हम कुछ खास कार्यक्रम करते हैं जो कर्म के गहरे आयाम छूने या गहरी याददाश्त से जुड़े हैं, जैसे संयमा, तो कुछ लोग रेंगने लगते हैं, कुछ लोग अजीब चीजें करते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि हम कुछ चीजें गहराई में उतार रहे हैं जो लोगों के विकासवादी कर्म को छूती हैं और चीजें होने लगती हैं। खैर, यहां बड़ी मात्रा में कर्म मौजूद हैं, विकासवादी कर्म से लेकर या उससे भी पहले तत्वों के कर्म हैं। हम उसमें नहीं जाएंगे, वो बहुत जटिल है। लेकिन आप विकासवादी कर्म को समझते हैं। जैसे कि देखिए, अभी शाम को मेंढक खुश है, जो भी वजह हो वो quack quack quack. कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि किसने ये संबंध खोजा कि मेंढक को चूमो और वो इंसान बन जाएगा। वो सब बातें, लेकिन मान लीजिए आपकी विकासवादी स्मृति खो जाए और उभयचर जीवन के आसपास कहीं मेंढक के स्तर पर आप रुक जाएं, उसके बाद की जो याददाश्त आप में थी वो चली जाए, तो अचानक आप राजकुमारी होंगी लेकिन मेंढक बन जाएंगी। हां, क्योंकि आपके शरीर की हर कोशिका में गहराई से बसी यही स्मृति आपको मानव रूप और इंसान होने का एहसास देती है। तो आप जो हैं, आपकी बनावट और आकार, वो बस कर्म है, क्योंकि ये याददाश्त है। इसके कई स्तर हैं, मैं उन सब में नहीं जाऊंगा। फिर आनुवंशिक कर्म है, जिसकी वजह से आपकी एक खास तरह की नाक है, खास तरह की त्वचा है, व्यवहार के कुछ पहलू, कुछ क्षमताएं और अक्षमताएं हैं। ये जेनेटिक कर्म मौजूद है। उसके बाद आपकी अपनी चीजें हैं, व्यक्त, अव्यक्त और अब जागरूक कर्म। अब कर्म कोई नकारात्मक चीज नहीं है, बस आप इसका उपयोग करना जानते हो। लेकिन अगर आप इसका उपयोग करने जितने जागरूक नहीं बनते, तो ये एक सॉफ्टवेयर की तरह चलता है।
मान लीजिए आपके कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर है या आपके फ़ोन में। मुझे लगता है कंप्यूटर तो गए, कम ही लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, हर कोई इस पर लगा है। This. फ़ोन भी एक तरह का कंप्यूटर ही है, तो उस पर जो भी सॉफ्टवेयर है, मान लीजिए आप व्यस्त हैं और हर 11 सेकंड में मैं जानबूझकर ये नंबर चुन रहा हूं, हर 11 सेकंड में फ़ोन बूम बूम डूम करने लगे, हर 11 सेकंड में बूम बूम डूम। यकीन मानिए कुछ महीनों बाद आप भी हर 11 सेकंड में बूम बूम डूम कहने लगेंगे। हाँ, आप करेंगे। सॉफ्टवेयर सिर्फ फोन में है, लेकिन अगर रोज ऐसा होता रहे, देखिए आश्रम में लगातार मंत्र बज रहा है, कुछ लोग सोचेंगे ओह ये हर समय क्यों चलता रहता है, लेकिन धीरे धीरे अनजाने में Yoga, yoga. ऐसा ही होता है। हम आपको मुक्ति की तरफ प्रोग्राम कर रहे हैं। बहुत से लोग और आप भी खुद को बंधन की ओर प्रोग्राम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग हमेशा बंधन बनाना चाहते हैं किसी न किसी चीज से, क्योंकि उन्हें किसी चीज या व्यक्ति से बंधकर ही सुरक्षा महसूस होती है। अगर आपका बॉन्ड है तो एज के साथ वो बॉन्डेज बनता है। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन अनजाने में बने सभी संबंध जो अनजाने में बने रहते हैं वे बंधन बन जाते हैं। देखिए, संबंध का मतलब जैसे एक नाविक किसी जगह लंगर डालता है ताकि अगर छोटा मोटा तूफान आए तो नाव बहक ना जाए, तो आप लंगर डालते हैं। यह अच्छी बात है कि आप एक सुरक्षित जगह रहना चाहते हैं, लेकिन आप नाव में इसलिए चढ़े ताकि यात्रा कर सकें। अगर आप 5-10 लंगर डाल देंगे तो जाहिर है सुरक्षित तो रहेंगे लेकिन आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आपको तय करना होगा कि यात्रा करनी है या सुरक्षित रहना है। तो आपने मुझे हर तरह की स्थितियों से गुजरते देखा, हर तरह की। मुझे नहीं पता कौन सवाल पूछ रहा है, उसे कैसे पता कि मैं किन चीजों से गुजरता हूं। बहुत सारी चीजें, हर तरह की बकवास, बहुत सी शानदार चीजें भी, बहुत सी अद्भुत चीजें, लेकिन कचरा भी मेरे रास्ते में आता है। खैर, उनका नाम क्या है, ये असली नाम है Nishant. Shashank. तो कोई शशांक मेरे इतना करीब नहीं कि वो मेरे जीवन में आने वाली सारी बकवास देख सके। खैर, अगर मेरे आसपास का कोई व्यक्ति शशांक को इतनी जानकारी दे रहा है या फिर वो न्यूज़ देख रहे हैं, वो सब बकवास। दुर्भाग्य से खबरों में सिर्फ बकवास की रिपोर्ट होती है। वो शानदार चीज़ें जो मेरे साथ होती हैं आमतौर पर रिपोर्ट नहीं होती। ये उनका कर्म है। तो रोज बहुत सी अद्भुत चीजें मेरी तरफ फेंकी जाती हैं। कोई कुछ ना भी फेंके तो भी मैं आनंद में रहता हूं, चाहे जहां भी रहूं। लेकिन कुछ कचरा भी रास्ते में आता है। देखिए, कचरा यूं ही नहीं आ रहा बस इसलिए क्योंकि जब आपके पास खोने या पाने को कुछ नहीं, तो जो चाहें कर सकते हैं, या किसी पहाड़ी गुफा में जाकर बैठ सकते हैं आनंद में डूबे हुए, या दुनिया में सक्रिय हो सकते हैं। आप कई चीजें कर सकते हैं। आप थोड़े सक्रिय और थोड़े अकेले रह सकते हैं, या पूरी तरह सक्रिय। ये आपका चुनाव है। मेरा चुनाव दुनिया की जरूरतों से तय हुआ है, निजी इच्छा से नहीं।
जब तक मैंने ध्यान लिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की थी, तब तक सिर्फ एक उद्देश्य था, क्योंकि मैं किसी का दास हूं। मैं आपको वो भयानक बातें नहीं बताना चाहता जो मेरे लिए बहुत सुंदर रही है। जो व्यक्ति मुझे पैर से भी नहीं छूना चाहता था, उसने मुझे छुरी से छुआ। मैंने 3 जन्मों तक उसका काम किया। तो ये भयानक कहानी है, लेकिन उसके परिणाम शानदार रहे, क्योंकि मैं परिणाम देखता हूं, परिणाम को महत्व देता हूं। मुझे छड़ी से छूने का दुख नहीं। आप में से कईयों को यह परेशानी है, इसीलिए कह रहा हूं, सद्गुरु मेरी तरफ देखते तक नहीं, वो नहीं देखेंगे। तो ध्यान लिंग के बाद मेरी गतिविधियां, तब तक मुझे किसी बात की परवाह नहीं थी। बस एक चीज, मैंने सोचा कि बस इसके साथ मेरा भी अंत हो जाएगा, क्योंकि मेरे मन में कोई उद्देश्य नहीं था कि मैं उसके बाद क्या करूंगा। तो चीजें बिखर गईं, बहुत कुछ हुआ जो अब इतिहास है, आप में से कई लोग जानते होंगे। जब शरीर बुरी तरह टूटने लगा, जब मेरे मूल ढांचे को बुरी तरह नुकसान पहुंचा और लगभग, क्या कहें, What to say? थोड़ा अपंग, तब ये चुनौती थी, देखते हैं क्या ये ठीक हो पाएगा। और मेरे आसपास कुछ बहुत ही अद्भुत और समर्पित लोग भी थे, जो जरूरत पड़ने पर अपनी जान देने को तैयार थे। तो उनके लिए और एक चुनौती के रूप में कि क्या हम इस ढांचे को फिर खड़ा कर सकते हैं, हमने कुछ चीजों के साथ काम शुरू किया, जो एक अलग तरह का कर्म है। खैर, आप में से जिन लोगों ने मुझे 99 से देखा है, यानी 1999 से, क्योंकि यहां बहुत सारे मिलेनियल्स हैं जिन्हें नहीं पता कि 20वीं सदी भी थी। साल 1999 में अगर आपने मुझे देखा होता और आज मुझे देख रहे हैं, तो शारीरिक स्वास्थ्य के मामले में मैं 20 साल पहले की तुलना में कहीं बेहतर हूं। 20 सालों में गिरावट होनी चाहिए थी, लेकिन 20 सालों में मैं पहले से कहीं बेहतर हुआ। यह हर तरह से दिखता है। तो जब हम सिस्टम को फिर से बनाने में सफल रहे, फिर सवाल था कि अब हम क्या करें। मेरा पुराना सपना था कि मैं मोटरसाइकिल से पूरी दुनिया घूमूंगा। कोई चिंता नहीं, बस फुल टैंक, खुली सड़क और निकल पड़ो। उस समय यही सपना था। भले ही मेरा पेट खाली हो, कोई बात नहीं, मोटरसाइकिल का टैंक भरा हो और सड़क खाली। ये वायरस का समय, ये लॉकडाउन राइड करने के लिए वाकई अच्छा है। लगभग हर सड़क रेस्ट्रैक की तरह है, लेकिन ऐसा करने की अनुमति नहीं है। तो मैंने सोचा क्या उस सपने को फिर जगाया जाए, लेकिन मेरे आसपास लोग थे, उनके बिना मुझ में वो इच्छा ही नहीं होती कि मैं इतना ज़्यादा प्रयास करूं, जिससे 3 से 3.5 साल बाद ये सिस्टम दोबारा बन पाया। उन सभी लोगों के बिना जो मेरी ओर उम्मीद से देख रहे थे, मुझ में इसे वापस उठाने की इच्छा नहीं होती। तो फिर मैं लोगों के साथ और उनकी आध्यात्मिक प्रक्रिया में शामिल हो गया। फिर जब आध्यात्मिक प्रक्रिया सिखाने गए, तो हमने देखा लोग भूखे हैं, कोई बीमार है, उनके लिए कुछ नहीं हो रहा। तो हम सामाजिक कामों में शामिल हुए। फिर अगर कोई आत्मज्ञानी बनने वाला हो, तो उसके लिए गांव में पेड़ तक नहीं, हमने पेड़ लगाना शुरू किए। यहां तक कि लोग मुझे पेड़ लगाने वाला कहने लगे।
तो ये सब कर्म हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, मुझे देखिए और बताइए, क्या आपको लगता है ये कर्म मुझ पर भारी पड़ रहे हैं? कभी कभी हो सकता है मेरी नींद पूरी ना हुई हो, मैं थोड़ा, लेकिन क्या ऐसा लगता है कि ये मुझ पर भारी पड़ रहा है? क्योंकि मैं चाहता हूं आप सभी समझें, ये बात गांठ बांध लें। सबसे सरल तरीका अपने कर्मों के विशाल पहाड़ से निपटने के लिए, क्योंकि अगर आपके कर्मों का आधार हिमालय जैसा विशाल है तो बहुत अच्छा है। इसका मतलब आपकी संरचना बहुत जटिल है। लेकिन अगर ये जटिल ढांचा आपको ही यातना देता है और अपनी यातना से परेशान होकर आप हर किसी को परेशान करने लगें, तो ये एक आपदा है। लेकिन अगर आप इस जटिलता का सही उपयोग करें, क्योंकि चीजों के महत्वपूर्ण समाधान निकालने के लिए जटिलता जरूरी है। अगर आपके पास कोई जटिलता नहीं, तो आमतौर पर इंग्लैंड में वो आपको सिंपल फेलो कहते हैं, भारत में हम उन्हें भोंदू कहते हैं। लोगों में आपके लिए दया तो होगी, लेकिन कोई उत्साह नहीं होगा। हाँ, ये जीने का एक दुखद तरीका है। तो अब अगर आप अपने कर्मों से निपटना चाहते हैं तो सबसे सरल चीज है, आप यहां बैठें, खुद के लिए पूरे उदासीन, बाकी सबके लिए पूरा जुनून, बस इतना ही। अभी लोगों में अपने जीवन के लिए तो पूरा उत्साह है, लेकिन दूसरों की भलाई, उनके दुख और जो भी है उसके लिए उदासीनता है। इसीलिए आज दुनिया उन डॉक्टर और नर्सों को सलाम कर रही है जो दूसरों के इलाज के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, क्योंकि वे दूसरों के लिए जुनून दिखा रहे हैं और अपने लिए विरक्ति। ये मुक्ति का पक्का रास्ता है। तो आपको यही करना है, समीकरण उलटना होगा। खुद के लिए बहुत उत्साह और दूसरों के लिए कुछ नहीं, ऐसा नहीं। आसपास के हर जीवन के लिए पूरा जुनून और खुद के प्रति पूरी उदासीनता। फिर कर्मों की बकवास की चिंता मत कीजिए, आप मुक्त हो जाएंगे, इस बेकार कचरे से एकदम आजाद।